नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके प्रिय यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी की सामान्य अध्ययन की बुक के चैप्टर 2 के बारे में, जिसका नाम है भूगोल। तो दोस्तों इसमें जो प्रश्न आए हुए हैं वो सभी आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों आप इसकी व्याख्या है जो उसको साथ ही साथ नोट करते चलें या याद करते चलें, क्योंकि दोस्तों इसमें से जो अभी एग्जाम होने वाले हों उसमें क्वेश्चन आने की संभावना है। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है उकाई बांध किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों उकाई बांध किस नदी पर स्थित है यह बताना है हमें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ताप्ती नदी पर स्थित है। इसकी दोस्तों व्याख्या देखेंगे। उकाई बांध को बल्लभ सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। यह ताप्ती नदी पर स्थित है। तो दोस्तों सरदार सरोवर के बाद यह गुजरात राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। तो जो दोस्तों उकाई बांध है वो कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है उकाई बांध का उपयोग तापी जिले के उकाई शहर में बिजली उत्पादन, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए किया जाता है। यहाँ 300 मेगावाट की विद्युत इकाई लगाई गई है। आगे इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है सोमाशिला सोमाशिला बांध। कुछ महत्वपूर्ण बांध दिए गए हैं, उनको देखना है। तो सोमाशिला बांध आंध्र प्रदेश राज्य में है और पेनार नदी पर है। टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में भागीरथी नदी पर। हीराकुंड बांध उड़ीसा नदी पर, महानदी पर और उड़ीसा राज्य में महानदी पर। फरक्का बांध पश्चिम बंगाल में है, हुगली नदी पर। सलाल बांध परियोजना जो है जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर। उरी बांध जम्मू कश्मीर है, झेलम नदी पर। और भांगड़ा नागल बांध ये हिमाचल एवं जम्बा जो पंजाब है उसमें सतलज नदी पर है। आगे है इसमें रिहंद बांध उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, रिहंद नदी पर। माता टीला बांध उत्तर प्रदेश में है, बेतवा नदी पर। मैथन बांध झारखंड में है, वराकर नदी पर। जवाहर सागर बांध है मध्य प्रदेश में, चंबल नदी पर। नागार्जुन सागर बांध तेलंगाना में है, कृष्णा नदी पर। इडुक्की बांध है केरल में, पेरियार नदी पर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 है निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है। तो इसका सही आंसर है घाट प्रवाह। कृष्णा नदी की सहायक नदी है घाट प्रवाह है। कृष्णा नदी की सहायक नदी घाट प्रवाह है, जो कर्नाटक राज्य से होकर बहती है। यानी कि जो ये है राज्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में। घाट प्रवाह नदी का उद्गम सिंधु दुर्ग जिले के अंबोली में हुआ है। महाराष्ट्र में इस नदी का नाम हिरण्यकेशी नदी है, जो कि कर्नाटक के हिडकल बांध के बाद घाट प्रवाह के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे प्रमुख सहायक नदियां देखेंगे दोस्तों। गंगा की प्रमुख सहायक नदियां गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना, सोन, ये सभी गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। अगली है यमुना नदी की सहायक नदियां चंबल, सिंध, केन, बेतवा, हिंडन, टोंस, ये सभी यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। और कृष्णा नदी की सहायक नदी है घाट प्रवाह, तुंग प्रवाह, बेदावली, कोयना, मालाप्रभा। और कावेरी नदी की है हेमावती, भवानी, कावेनी, अकिवती। नर्मदा नदी की है अमरावती, भूखी, तवा। दामोदर नदी की है बराकर और कानौर। और चंबल नदी की है बनास, सिप्रा, पार्वती, मेज, ये सभी सहायक नदियां हैं। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है गर्म महासागरीय धारा के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर गतिमान होती है। तो दोस्तों गर्म महासागरीय धाराएं जो है भूमध्य सागर के निकट से उत्पन्न होती हैं। कहाँ से? भूमध्य सागर, क्योंकि दोस्तों भूमध्य सागर पर सबसे ज़्यादा गर्मी पाई जाती है। तो वहाँ से ये गर्म जल धाराएं निकलती हैं और ध्रुवों की ओर गतिमान हो जाती हैं। आगे देखेंगे व्याख्या। गर्म महासागरीय धाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च उच्च अक्षांशों तक गमन करती हैं एवं इन जल धाराओं का तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान से अधिक होता है। यह भूमध्य रेखा पर उत्पन्न होती हैं। आगे कुछ प्रमुख जलधाराएं दे रखी हैं और वो दे रखी हैं कैसी धाराएं हैं, गर्म या ठंडी। तो देखेंगे अटलांटिक महासागर की जलधाराएं ये दोस्तों। खाड़ी की उत्तर स्ट्रीम जो है गर्म जलधारा है। ब्राजील की धारा भी गर्म है। कैनरी धारा ठंडी है और लेब्राडोर ठंडी है। ग्रीनलैंड ठंडी है और फॉकलैंड ये भी ठंडी जलधारा है। अगली है प्रशांत महासागर की जलधाराएं। दोस्तों कैसी हैं? प्रशांत महासागर की जलधारा है। अलास्का की धारा गर्म है। क्यूरोसिया जापान की जो धारा है वह भी गर्म है। आगे देखेंगे उत्तरी प्रशांत महासागर की जो धारा है वो गर्म है और पूर्व ऑस्ट्रेलिया की धारा भी गर्म है। हम्बोल्ट की धारा ठंडी है और क्यूराइल की धारा ठंडी है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 है भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी है। तो दोस्तों सिक्किम से कितने राज्य की सीमा जुड़ी है? वह है एक, ऑप्शन नंबर ए, यानी सिर्फ सिर्फ इसमें सिक्किम से पश्चिम बंगाल ही सीमा बनाता है। सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में 16 मई 1975 को भारत का राज्य बनाया गया था।
भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा और क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा के बाद यानी दोस्तों दूसरे नंबर का सबसे छोटा राज्य है। भारत में एकमात्र राज्य जो कि पश्चिम बंगाल है, जिसकी सीमा सिक्किम से लगती है। आगे महत्वपूर्ण बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। सीमाओं पर भारतीय राज्यों की सूची इसमें दी गई है। तो दोस्तों किस किस शहर से, किस किस देश से कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? तो दोस्तों अफगानिस्तान से मात्र एक राज्य है जम्मू कश्मीर, और भूटान से पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम, ये सभी सीमा बनाते हैं। बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम, ये सभी सीमा बनाते हैं। चीन से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्य सीमा बनाते हैं। म्यांमार देश से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये सभी सीमा बनाते हैं। नेपाल से बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल सीमा बनाते हैं। पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये सभी राज्य सीमा बनाते हैं। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ देश के 26वें राज्य के रूप में दर्ज हो गया। तो दोस्तों प्रमुख राज्यों के स्थापना दिवस देखेंगे इसमें। आंध्र प्रदेश 1 नवंबर 1956 को बनाया गया था। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को बनाया गया था। और देखेंगे गोवा जो है, गोवा दिवस मनाया जाता है, यानी 30 मई 1987 को गोवा की स्थापना की गई थी। गुजरात 1 मई 1960 को, हरियाणा 1 नवंबर 1966, झारखंड 15 नवंबर 2000, महाराष्ट्र 1 मई 1960 और उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को बनाए गए थे। तो आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है? तो दोस्तों हमें बतानी है मृदा संरक्षण की कौन सी विधि है। तो इसका सही आंसर है सीढ़ीदार खेत बनाना। इनमें से सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों मृदा संरक्षण से तात्पर्य उन विधियों से है जो मृदा को अपने स्थान से हटने से रोकती हैं, यानी कि अपने स्थान से हटने से रोकती हैं, इसी को मृदा संरक्षण कहते हैं। मृदा संरक्षण की विधियां वनों की रक्षा करना, वृक्षारोपण, बांध बनाना, भूमि उद्धार करना, बाढ़ नियंत्रण और सीढ़ीदार खेत बनाना, ये सभी मृदा संरक्षण की विधियां हैं। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। उत्तराखंड की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। यह 27वें राज्य के रूप में सम्मिलित हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? तो इसका सही आंसर है सिंहली। तो दोस्तों सिंहली, पहले श्रीलंका को सिंहली भी बोला जाता था, तो इसकी आधिकारिक भाषा है सिंहली। सिंहली द्वीप में बसने वाली जाति भी सिंहल कहलाती है। महत्वपूर्ण बिंदु है प्रमुख देशों की राजभाषाएं। तो दोस्तों भारत की राजभाषा आप सभी को पता होगा हिंदी है। पाकिस्तान की राजभाषा उर्दू है। और भूटान की राजभाषा जोंगखा है। इजराइल की राजभाषा हिब्रू है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में से कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है अमरकंटक की पहाड़ियों से। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियां हैं, जो मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के पुष्पराजगढ़ तहसील में पड़ता है। नर्मदा नदी पवित्र नदियों में गिनी जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है अकार्बनिक सामग्री की भूमि, ये मृदा निर्माण का कारक नहीं है। तो देखेंगे इसकी व्याख्या। मृदा निर्माण के कारक मृदा निर्माण को नियंत्रित करने वाले 5 कारकों में मूल, सेल, उच्चावच समय और जलवायु तथा जैविक तत्व शामिल हैं। तो ये सभी क्या है? मृदा निर्माण के कारक हैं। पहले 3 कारकों को निष्क्रिय कारक तथा अंतिम 2 कारकों को क्रियाशील कहते हैं। अकार्बनिक सामग्री की भूमि का मृदा निर्माण का कारक नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 है लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। लेब्राडोर सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक भाग है। भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर से संयोजित एक सागर है जो भूमध्य बेसिन से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्यूटोरिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर है अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसकी व्याख्या देखेंगे।
पोर्तो रिको ट्रेंच अटलांटिक महासागर में स्थित है। यह विश्व की दूसरी सबसे गहरी ट्रेंच अथवा गर्त है। इसकी अधिकतम गहराई 8,380 लगभग मीटर है। महत्वपूर्ण बिंदु है मारियाना ट्रेंच धरती की सबसे गहरी जगह है। वहाँ समुद्र 10,898 मीटर से लेकर 10,916 मीटर तक गहरा है। मारियाना ट्रेंच फिलीपींस के पूर्व में स्थित है। मारियाना ट्रेंच फिलीपींस के पूर्व में स्थित है। अगला देखेंगे प्रश्न, मिट्टी की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है, उसको कहा जाता है तलसेल यानी कि बेड रॉक कहा जाता है। इसकी व्याख्या है तक तलशिला यानी बेड रॉक पृथ्वी व अन्य स्थलीय ग्रहों में उनकी ऊपरी सतह के नीचे के संगठित पत्थर को कहते हैं। यह मिट्टी की सबसे निचली परत कहलाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है, हिंद महासागर में कौन सा समुद्री बंदरगाह स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है कोच्चि पोर्ट केरल। ये समुद्री बंदरगाह स्थित है हिंद महासागर में। हिंद महासागर में कई समुद्री बंदरगाह स्थित हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, नवी मुंबई, कोच्चि पोर्ट केरल आदि ये सभी स्थित हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर है लाल लेटेराइट मिट्टी। काजू की फसल के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी लाल लेटेराइट मिट्टी है। इसकी खेती केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि राज्यों में की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है? तो दोस्तों पारंपरिक स्रोत होते हैं जैसे कोयला है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कोयला इसका पारंपरिक स्रोत है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 17 है, नहर की एक जल ग्रीवा यानी चैनल जहां पानी को बलपूर्वक उत्थान द्वारा भूमि के ढलान की विपरीत दिशा में प्रवाहित किया जाता है, वह क्या कहलाती है? दोस्तों उसको कहते हैं उत्थापन प्रणाली कहा जाता है उसको। इसकी व्याख्या देखेंगे, नहर की एक जलग्रीवा यानी जलग्रीवा को चैनल कहा जाता है। जैसे आपने सुना होगा 10 डिग्री चैनल, जहां पानी को बलपूर्वक उत्थापन द्वारा भूमि के ढलान की विपरीत दिशा में यानी कि ढलान की विपरीत दिशा में उसको प्रवाहित करना ही उत्थापन प्रणाली कहलाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18, किस श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों किस श्रेणी को कहा जाता है? काराकोरम श्रेणी को कहा जाता है ऊपरी एशिया की रीढ़। काराकोरम श्रेणी हिमालय पर्वत का ही भाग है। इसका प्राचीन नाम कृष्णगिरी है। काराकोरम किर्गिज भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है काली भुरभुरी मिट्टी। इसका विस्तार भारत, पाकिस्तान तथा चीन में है। इसे उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु है, लद्दाख श्रेणी जम्मू कश्मीर में स्थित है। जास्कर श्रेणी भी जम्मू कश्मीर है। पीर पंजाल श्रेणी भी जम्मू कश्मीर में है। कामेत पर्वत उत्तराखंड में है। धौलागिरी पर्वत ये हिमाचल प्रदेश में है। गुरु शिखर ये राजस्थान में है। नाग पहाड़ी नागालैंड में है। और अरावली श्रेणी गुजरात में है। माउंट आबू राजस्थान में, सतपुड़ा मध्य प्रदेश में, अजंता की श्रेणी महाराष्ट्र में स्थित है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19, भारत में हरित क्रांति के दौरान खेती के आधुनिक तरीके को आजमाने वाला पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है पंजाब। सबसे पहले पंजाब ने अपनाया था। भारत में हरित क्रांति के दौरान खेती के आधुनिक तरीकों को आजमाने वाला पहला राज्य पंजाब था। पंजाब में 1960 के दशक में शुरू हुई हरित क्रांति ने राज्य में तेजी से कृषि में शानदार विकास किया था। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो दोस्तों इसमें देखेंगे कौन सी क्रांति किससे संबंधित थी? तो दोस्तों श्वेत क्रांति दुग्ध यानी दूध से संबंधित थी। और इसके जो लीडर थे यानी नेता थे वो कौन थे? वर्गीस कुरियन थे। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य पालन से है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन, लाल क्रांति मांस व टमाटर उत्पादन से है। गोल क्रांति आलू उत्पादन, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 20 है, भारत का सबसे लंबा नदी पुल ढोला सादिया निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो दोस्तों ढोला सादिया पुल ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सादिया पुल भारत का सबसे लंबा पुल है जिसका उद्घाटन 26 मई 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। यह 9.15 यानी लगभग 5.69 मील लंबा सेतु लोहित नदी पर बना है जो ब्रह्मपुत्र नदी की एक मुख्य उपनदी है। इसका एक छोर अरुणाचल प्रदेश के ढोला कस्बे और दूसरा छोर असम के तिनसुकिया जिले के सदिया कस्बे में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक आधिकारिक रामसर स्थल लोनार झील स्थित है? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए। लोनार झील कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो दोस्तों रामसर स्थल का आशय ऐसी आर्द्र भूमि के क्षेत्र से है जो जैव विविधता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन महत्वपूर्ण स्थलों को रामसर संधि के अंतर्गत संरक्षित किया गया है
यह संधि वर्ष 1975 से प्रभावी है। भारत में वर्तमान में 75 रामसर स्थल हैं। लोनार झील महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, जो रामसर साइट के अंतर्गत है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। बारालाचा दर्रे के दोनों किनारों से निकलने वाली दो जल धाराएं चंद्र और भागा निम्न में से कौन सी नदी बनाती हैं? तो दोस्तों चंद्र और भागा नदी चेनाब नदी बनाती हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। आगे देखेंगे व्याख्या। चंद्रा और भागा नामक दो धाराएं बारालाचा दर्रे के विपरीत किनारों पर से गुजरती हैं और चिनाब नदी में मिलती हैं। चिनाब का पानी भारत और पाकिस्तान द्वारा सिंधु जल समझौते की शर्तानुसार साझा किया गया है। तो दोस्तों सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसको वर्ल्ड बैंक के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है? तो इसका सही आंसर है नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय, कटक राज्य में स्थित है। सॉरी दोस्तों, कटक में स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिस घर में रहते थे उसका नाम जानकीनाथ भवन था, जिसके बाद में एक संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया। यह पर्यटकों में काफ़ी लोकप्रिय है। तो दोस्तों कुछ देखेंगे पर्यटन स्थल या संग्रहालय, जैसे राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में है। भारतीय संग्रहालय कोलकाता में। सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में। प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई में है। सरकारी संग्रहालय चेन्नई में और नेपियर संग्रहालय तिरुवनंतपुरम में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर है 1972 में लागू किया गया था। आगे इसकी व्याख्या देखेंगे। भारत सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को देश के वन्य जीवों की सुरक्षा प्रदान करने एवं अवैध शिकार, तस्करी और व्यापार को नियंत्रित करने के लिए उद्देश्य से यह लागू किया था सन 1972 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 है। प्रवद, मजीरा और मनेर नदी की सहायक नदियां हैं, तो किस नदी की सहायक नदियां हैं? ऑप्शन नंबर ए गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। प्रवद, मजीरा और मनेर नदियां इसकी गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया में उपस्थित है। यह गुजरात राज्य में है। स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया गुजरात में स्थित है। यह भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक महान स्मारक है। यह एकता के प्रभाव को प्रदर्शित करती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। समुद्री निकायों और समुद्र में पानी होता है, तो दोस्तों कैसा पानी होता है? ऑप्शन नंबर ए खारा पानी होता है। इसमें समुद्री निकायों और समुद्र का पानी खारा होता है क्योंकि इसमें लवण पाए जाते हैं, सोडियम और क्लोराइड जो नमक बनाते हैं, और यह समुद्र में कई सालों तक वहीं जमा रहते हैं, इसलिए पानी खारा हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। और ताप्ती नदी एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती हैं लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती हैं। तो दोस्तों और कौन सी नदी है? नर्मदा और ताप्ती नदियाँ। इसकी व्याख्या देखेंगे। इसकी व्याख्या है नर्मदा और ताप्ती नदियाँ पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। मध्य प्रदेश से निकलने वाली दो नदियाँ अरब सागर खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। हमारे सौर मंडल के बाहर निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है जो आमतौर पर हमारी आकाशगंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है एक्सोप्लेनेट जो है परिक्रमा करता है। आगे इसकी व्याख्या देखेंगे। वही ग्रही यानी एक्सोप्लेनेट या गैर सौरीय ग्रह एक्स्ट्रा सोलर प्लेनेट ऐसे ग्रह को कहा जाता है जो हमारे सौरमंडल से बाहर स्थित हो तथा अन्य किसी तारे की परिक्रमा करता है। महत्वपूर्ण बिंदु है सूर्य के चारों चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है और बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति और मंगल को हम खुली आंखों से देखा जा सकता है, यानी हम इन्हें खुली आंखों से देख सकते हैं बिना किसी की सहायता के। प्रश्न नंबर 30 है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जास्कर या जंस्कार और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच से बहती है? तो इसका सही आंसर है सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। जास्कर और लद्दाख के बीच सिंधु नदी बहती है। सिंधु नदी लद्दाख की जीवन रेखा है। लेह, रो, बासगो आदि सिंधु नदी के किनारे बसे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है बाह्य हिमालय कहते हैं उसे। इसकी व्याख्या देखेंगे। ट्रांस हिमालय के दक्षिण में तथा हिमालय के सबसे उत्तरी भाग में स्थित पर्वत श्रृंखला को महान
या बृहद हिमालय कहते हैं। महान हिमालय हिमालय की सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है चिकनी मिट्टी में अधिकतम मात्रा बनी रहती है। इसमें व्याख्या देखेंगे, पानी की सबसे अधिकतम मात्रा काली मिट्टी में विद्यमान होती है। काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी के बाद चिकनी मिट्टी में पानी की अधिकता होती है। जिस फसल को उगाने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है उन्हें इस मिट्टी में उगाया जाता है। तो इसका सही मतलब क्या है? धान। धान को इसी मिट्टी में उगाया जाता है क्योंकि धान के लिए सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, इनमें से कौन भू संसाधनों के उत्पादक और उपभोक्ता हैं? तो इसका सही आंसर है मानव। मानव यानी किसी भी चीज का उत्पादक भी करता है और उसका उपभोग भी करता है। तो इसका सही आंसर है मानव। मानव यानी होमोसेपियंस भू संसाधनों का उत्पादक और उपभोक्ता दोनों श्रेणी के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, दिलवाड़ा और जरगा पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है राजस्थान राज्य में स्थित है। दिलवाड़ा पर्वत चोटी राजस्थान में स्थित है जिसकी ऊंचाई 1442 लगभग मीटर है। जरगा पर्वत चोटी राजस्थान के उदयपुर जिले में है जिसकी ऊंचाई 1431 मीटर है। गुरु शिखर राजस्थान की सबसे बड़ी पर्वत चोटी है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अगला प्रश्न है, तिराय और नोवा नदियां किस भारतीय राज्य में बहती हैं? तो इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य में बहती हैं। तिराय नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में बहती है और इसका विलय बुरही दिहिंग नदी में हो जाता है। और नोवा नदी भी अरुणाचल प्रदेश में बहती है, इसका दूसरा नाम दिहिंस भी है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 36 है, रंगनतिपट्टम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसकी व्याख्या देखेंगे, श्रीरंगपट्टनम के निकट कावेरी नदी के किनारे स्थित रंगनतिपट्टम पक्षी अभ्यारण्य इस क्षेत्र का एक प्रमुख आकर्षण केंद्र है। इसे 1940 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारत में लगभग अभी तक 72 पक्षी अभ्यारण्य हैं। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में स्थित हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है पालकोड़ा की पहाड़ियां, ये आंध्र प्रदेश में और बाकी की सभी तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। इसमें देखेंगे पालकोड़ा पहाड़ियां भारत के दक्षिण भाग में पूर्वी घाट पर्वतमाला का भाग है। यह आंध्र प्रदेश राज्य के अनंतपुर जिले और कड़पा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है नर्मदा नदी। और बाकी सभी ये नदियाँ ये बाकी की सभी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, छतों पर वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है तमिलनाडु राज्य है। इसकी व्याख्या देखेंगे, व्याख्या है, छतों पर वर्षा के जल संचयन को अनिवार्य बनाने वाला भारत का प्रथम राज्य तमिलनाडु है। इस योजना को 2001 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधों के बीच खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कौन से नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी मल्चिंग कहा जाता है उसको, ऑप्शन नंबर सी। तो मल्चिंग से मिट्टी में नमी बरकरार रहती है, पौधों की वृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती है, खेत में मिट्टी का कटाव नहीं होता और पौधे लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41, किन्नौर में हंगरंग घाटी के सैलखार और चांगो के साथ स्पीति घाटी के अंतिम दक्षिणी पूर्वी छोर को निम्न में से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है लेपचाला। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है लेपचाला दर्रा जोड़ता है। किन्नौर में हंगरंग घाटी के सैलखार और चांगो के साथ स्पीति घाटी के अंतिम दक्षिणी पूर्वी छोर को लेपचाला दर्रा जोड़ता है। यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42, चावल की खेती को जाबो प्रणाली भारत के किस राज्य में प्रचलित जल संचयन की एक स्वदेशी विधि है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है नागालैंड। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है चावल की खेती की जाबो प्रणाली भारत के नागालैंड राज्य में प्रचलित है। नागालैंड मूलतः कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की लगभग 70% जनता कृषि पर निर्भर है। नागालैंड में सिंचाई के लिए जाबो नाम की प्रणाली इस्तेमाल में लाई जाती है। जाबो का मतलब पानी को तालाब में इकट्ठा करना होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43, मंदाकिनी नदी में
में अलकनंदा में मिलती है। तो दोस्तों कहाँ पर जाकर अलकनंदा में मिलती है? तो ऑप्शन इसमें देखेंगे सही आंसर है रुद्रप्रयाग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, रुद्रप्रयाग में जाकर मिलती है। उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ धाम से आ रही अलकनंदा और केदारनाथ धाम से आ रही मंदाकिनी का संगम होता है रुद्रप्रयाग पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44, महावेली गंगा की सबसे लंबी नदी है। तो दोस्तों कहाँ की सबसे लंबी नदी है? तो इसका सही आंसर है श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महावेली गंगा। महावेली गंगा श्रीलंका देश की सबसे लंबी नदी है। मध्य पूर्वी श्रीलंका में 335 किलोमीटर लंबी महानदी गंगा सतत वाहिनी है। यह हट्टन के पठार से निकलती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45 है, अरब सागर का कौन सा द्वीपीय देश भारत का पड़ोसी देश है? तो दोस्तों कौन सा एक ऐसा द्वीपीय देश है जो भारत का पड़ोसी है? इसका सही आंसर है मालदीव। मालदीव ऐसा देश है दक्षिण भारत में समुद्र पार हमारे पड़ोसी देश मालदीव है जो लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। यह अरब सागर में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR का राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में 21 अगस्त 1993 को ICAR द्वारा स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47, उमानंद असम में स्थित एक है, क्या है? इसका सही आंसर है द्वीप है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है द्वीप है। इसमें देखेंगे व्याख्या, उमानंद द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में छोटा बसा हुआ नदी द्वीप है जो पूर्वोत्तर भारत के एक राज्य असम के गुवाहाटी शहर से होकर बहती है। इसका नाम असमिया उमा से निकला है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48, थोसेघर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। थोसेघर जलप्रपात महाराष्ट्र में स्थित एक जलप्रपात है। पश्चिमी भारत में कोंकण क्षेत्र के किनारे सतार शहर से 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49, 2020 में भारत में पहली बार हिम तेंदुआ की गणना निम्नलिखित में से किस राज्य ने आरंभ की थी? तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड ने की थी। देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भैरो घाटी में लंका नाम की जगह पर स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50, उस भूमि का वैज्ञानिक नाम क्या है जिस पर फसलें उगाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक कृष्य भूमि। कृषि के संदर्भ में कृष्य भूमि उस भूमि को कहते हैं जिसका उपयोग फसल उत्पादन के लिए किया जाता है, जिसमें वार्षिक फसलें उगाई जाती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51 है, निम्न में से किस भारतीय राज्य को उसकी अनूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है असम। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है असम को कहा जाता है। असम को अक्सर लाल नदी और नीले पहाड़ की धरती कहा जाता है। असम चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध शहर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारी आर्द्र भूमि सांबर झील स्थित है? तो इसका सही आंसर है राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, राजस्थान में स्थित है सांबर झील। भारत के राजस्थान राज्य में जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर पूर्व मध्य राजस्थान में स्थित है। इसे वर्ष 1990 में रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्र भूमि घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सरयू नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है। घाघरा नदी की लंबाई 180 किलोमीटर है जो तिब्बत के मेपचाचुंगी हिमनद से निकलती है। इसकी सहायक नदी सरयू नदी है जो अयोध्या बहराइच आदि शहरों से निकलती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54, माउंट सिनियोलचू भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है सिक्किम। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा माउंट सिनोवोल्चू सिक्किम की सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक है। इस पर्वत की ऊंचाई लगभग 6888 मीटर है। यह पर्वत माउंट कंचनजंगा के पास ग्रीन लेक क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55 है, निम्न में से कौन सा बांध कावेरी नदी पर बना है? तो दोस्तों कावेरी नदी पर बांध बना है, सही आंसर होगा कृष्णराज सागर और मेट्टूर बांध। इसका सही आंसर है कृष्णराज सागर और मेट्टूर बांध। कावेरी नदी पर कई बांध बने हैं जो इस प्रकार हैं, कर्नाटक राज्य में है कृष्ण सागर बांध और तमिलनाडु राज्य में स्थित है मेट्टूर बांध। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56, पक्के बाघ अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है असम राज्य में स्थित है।
इसमें व्याख्या है पक्के बाघ अभयारण्य भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य के पक्के केसांग जिले में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है। यह भारत के प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम अभियान का भाग है। यह 862 वर्ग किलोमीटर वाला आरक्षित वन क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर है वेनगंगा। वेनगंगा गोदावरी नदी की सहायक नदी है। वेनगंगा गोदावरी नदी की सहायक नदी है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में बहती है। शहर कौन कौन से हैं? नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों शहर नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती? तो इसका सही आंसर है असम। इनमें से असम की सीमा नेपाल से नहीं लगती। तो भारतीय राज्य असम की सीमा नेपाल देश से नहीं लगती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला चंदन संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है मैसूर में स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसमें देखेंगे। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक के मैसूर के अशोकपुरम स्थित अरण्य भवन में स्थापित किया गया है। क्षेत्रीय वन विभाग द्वारा चंदन की खेती के लिए महत्व के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए संग्रहालय स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 60 है, नहर निर्गम कैनाल आउटलेट के कमान क्षेत्र में पानी के समान वितरण की एक प्रणाली है। कौन सी प्रणाली है? तो इसका सही आंसर है बारबंदी प्रणाली है। ऑप्शन नंबर बी बारबंदी प्रणाली जल वितरण प्रणाली एक घूर्णन जल आवंटन प्रणाली है जो सिंचाई के पानी को समान रूप से साझा करती है। पानी के नियमित रोटेशन के बाद किसानों को फिर से पानी का समान मात्रा आवंटित की जा सकती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां मेघालय में स्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर है डाफला पहाड़ियां मेघालय राज्य में स्थित नहीं है, जबकि और सभी पहाड़ियां स्थित हैं। डाफला पहाड़ियां पूर्वोत्तर भारत में असम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों की सीमा के पश्चिमी भाग में स्थित पहाड़ियां हैं। ये मेघालय में स्थित नहीं हैं। अगला प्रश्न है, महासागर का उतला हिस्सा जो 1 डिग्री या उससे भी कम की औसत ढाल दर्शाता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों उसको कहते हैं महाद्वीपीय ताक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है महाद्वीपीय ताक कहा जाता है। महाद्वीपीय शेल्फ यानी महाद्वीपीय ताक प्रत्येक महाद्वीप का विस्तृत सीमांत होता है जो अपेक्षाकृत उथले समुद्रों तथा खाड़ियों से घिरा होता है। यह महासागर का सबसे उथला भाग होता है जिसकी औसत प्रवणता 1 डिग्री या उससे भी कम होती है। यह शेल्फ अत्यंत तीव्र ढाल पर समाप्त होता है जिसे शेल्फ अवकाश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 63 है, सिंधु नदी संधि 1960 के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली का कितना पानी इस्तेमाल कर सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 20% पानी। सिंधु नदी 1960 के प्रावधानों के अनुसार सिंधु नदी के कुल पानी का केवल 20% का उपयोग भारत द्वारा किया जा सकता है और 80% इसका उपयोग पाकिस्तान करता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 64, निम्नलिखित में से किस महासागर के मध्य में टॉरेंस जलडमरू मध्य स्थित है? तो इसका सही आंसर है प्रशांत महासागर में स्थित है। टॉरेंस जलडमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच में एक जलडमरू मध्य है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 65, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है वो चिनाब नदी पर स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में चिनाब नदी पर स्थापित एक जल विद्युत परियोजना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 66 है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा बांध है? तो दोस्तों इसमें बताना है कौन सा है। तो इसका सही आंसर है टिहरी बांध जो कि उत्तराखंड में स्थित है भागीरथी नदी पर। यह सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध 260 मीटर लंबा ऊंचाई पर स्थित है जो उत्तराखंड राज्य में भागीरथी नदी पर बना है। यह सबसे ऊंचा बांध है। अगला प्रश्न है, गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति हुई थी, कहाँ हुई थी दोस्तों? इसकी उत्पत्ति हुई थी गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति गुजरात में हुई थी जो गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। राजस्थान का है घूमर नृत्य, बिहार का जाट जतिन और विदेशिया नृत्य बिहार के हैं। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद के पास में एक परिष्कृत जल संचयन प्रणाली थी जो प्राचीन काल में भी गंगा नदी के बाढ़ के जल को नहर द्वारा निकाल देती थी। तो इसका सही आंसर है श्रृंगवेरपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए
इलाहाबाद के पास श्रृंगवेरपुर स्थान में एक परिष्कृत जल संचय प्रणाली थी जो प्राचीन काल में भी गंगा नदी के बाढ़ के जल की नहर के द्वारा बाहर निकाल देती थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69 भारत में हिम तेंदुआ यानी स्नो लियोपार्ड परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2009 में की गई थी इसकी शुरुआत। हिम तेंदुआ परियोजना 2009 में शुरुआत की गई थी। यह उन राज्यों में शुरू की गई थी जहां हिम तेंदुआ की आबादी पाई जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यमुना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड राज्य है। उत्तराखंड राज्य यमुना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71, निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोर पहाड़ियां स्थित हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अबोर पहाड़ियां असम राज्य में स्थित हैं। अबोर पहाड़ियां असम राज्य में, अबोर पहाड़ियां भारत के असम राज्य में स्थित पाई जाती हैं। यह अबोर जनजाति का मुख्य निवासी स्थान है। अगला प्रश्न है तलाजा गुफाएं, तलाजा गुफाएं राज्य में स्थित हैं। तो इसका सही आंसर है तलाजा गुफाएं गुजरात राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर ए, तलाजा गुफाएं भारत के गुजरात राज्य के भावनगर जिले में तलाजा में स्थित हैं। चट्टानों को काटकर सुनसान शंक्वाकार चट्टानों में उकेरा गया है। इसमें लगभग 20 गुफाएं हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि। यह इसका परिणाम नहीं है वनों की कटाई का। वनों की कटाई का परिणाम उचित नहीं है कि अगर वन नहीं काटे जाएंगे तो वायुमंडल में ऑक्सीजन O2 की स्तर में वृद्धि होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74, सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों सरयू नदी शारदा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए, सरयू नदी शारदा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के रूप में जानी जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75, भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां पाकिस्तान में मिठानकोट यानी कि मिठानकोट में कहाँ पे जाके मिल जाती हैं? तो इसका सही आंसर है सिंधु नदी में मिल जाती हैं। सिंधु नदी में ये सभी नदियां जाके मिल जाती हैं। भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज जो पाकिस्तान के मिठानकोट के पास सिंधु में मिल जाती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76, होगेनकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी, होगेनकल जलप्रपात भारत के तमिलनाडु राज्य के धर्मपुर जिले और कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर स्थित एक जलप्रपात है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77, महानदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों से निकलती है। ऑप्शन बी, इसके जल ग्रहण क्षेत्र का कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में स्थित है। यह लगभग 860 किलोमीटर लंबी है या यह अरब सागर में गिरती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर यानी कि इसमें गलत कथन कौन सा है? इसमें गलत कथन है डी, यह अरब सागर में नहीं बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी के बारे में यह कथन गलत है कि महानदी अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78, निम्नलिखित में से किस राज्य में युमथांगी घाटी स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम में युमथांग घाटी स्थित है। युमथांग घाटी सिक्किम राज्य में हिमालयी पर्वतों से घिरी हुई है। यह गंगटोक से 148 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। युमथांग घाटी को फूलों की घाटी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कदम बांध कदम नदी और नदी के संगम पर स्थित है। तो इसका सही आंसर है गोदावरी नदी। कदम बांध कदम नदी और गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है। यह कदम परियोजना कदम नदी एवं एक जलाशय है जो कदम मंडल, निर्मल जिला, तेलंगाना के पास गोदावरी की एक सहायक नदी पर बना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा बिहार। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भारत के बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 81, थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लूनी नदी सही आंसर है। लूनी उत्तर पश्चिमी भारत में थार रेगिस्तान में सबसे बड़ी नदी है। यह अजमेर के पास अरावली रेंज की पुष्कर घाटी में उत्पन्न होती है। 49 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद गुजरात के कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82, भारत के कुछ हिस्सों में किसान अपने की पूजा करके पोला त्योहार मनाते हैं। तो दोस्तों किसकी पूजा करके? ऑप्शन नंबर बी, बैल की पूजा करके पोला त्योहार मनाते हैं। पोला त्योहार छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में मनाया जाता है।
इस त्योहार के दिन किसान अपने बैल की पूजा करते हैं, उसे सजाते हैं। पोला का त्योहार भादौ माह की अमावस्या को मनाया जाता है, जिसे पिठोरी अमावस्या भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 83 है, बैरी नाग का जल स्रोत उत्तर भारत की नदी का मुख्य स्रोत है। तो दोस्तों झेलम नदी का मुख्य स्रोत है। इसकी व्याख्या देखेंगे। व्याख्या है, झेलम नदी झेलम सिंधु की सहायक नदी है, जो कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल पर्वत में स्थित वेरी नाग झील से निकलती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 84, भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। वैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अंतिम बार यह ज्वालामुखी 28 मई 2005 में फटा था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 85, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर है पिंजौर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, पिंजौर। भारतीय गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र भारत के हरियाणा राज्य के पिंजौर शहर में वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के भीतर स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 86, सरयू नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सरयू नदी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। सरयू नदी उत्तराखंड राज्य में उत्तराखंड राज्य के मध्य कुमायूं क्षेत्र की एक प्रमुख नदी है। काली नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सरमूल से निकलने वाली सरयू कपकोट, बागेश्वर, सैराघाट और रामेश्वर से बहते हुए पंचेश्वर में काली नदी में गिर जाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 87 है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीवित जीव। जो जीवित जीव है यह इसका घटक नहीं है। इसकी व्याख्या देखेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक जीवित जीव नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 88, वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलें निम्न का उदाहरण है। यह किसका निम्न का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर है अंतर फसल का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए। इसकी व्याख्या देखेंगे। वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाने वाली फसल अंतर फसल है। इस फसल में एक ही खेत में दो या उससे अधिक फसल एक साथ उगा सकते हैं, तो इसको कहा जाता है अंतर फसल। प्रश्न नंबर 89 है, निम्न में से क्या मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। दोस्तों क्या बनाता है। ऑप्शन ए, खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण। ऑप्शन बी है मिट्टी में उच्च स्तर। ऑप्शन सी, खनिजों और अकार्बनिक पदार्थ का सही मिश्रण। ऑप्शन डी है मिट्टी में अम्लीय पदार्थों की अधिकता। तो दोस्तों इसका सही आंसर है खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण है, ये मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। इसकी व्याख्या है, खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 90 है, मृदा प्रबंधन और फसल चक्र, खरपतवार और कीट नियंत्रण और फसलों की वृद्धि और खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाने वाली जलवायु के अध्ययन से संबंधित विज्ञान कहलाता है। तो इसका सही आंसर है रस्य विज्ञान, एग्रोनॉमी। इसका सही आंसर है एग्रोनॉमी। इसकी व्याख्या देखेंगे। रस्य विज्ञान यानी एग्रोनॉमी कृषि की वह शाखा है जिसमें फसल उत्पादन एवं मृदा प्रबंधन इत्यादि क्रियाओं के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 91 है, पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नजदीकी खनिज केवल प्रक्रिया द्वारा खोदकर निकाले जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर है विवृत खनन। इसका सही आंसर देखते हैं दोस्तों क्या होगा। इसका सही आंसर है उत्खनन। इसका सही आंसर है उत्खनन। पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नजदीकी खनिज उत्खनन प्रक्रिया है। पुरातत्व विज्ञान में उत्खनन का सर्वाधिक प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 92 है, अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी है अरुणाचल प्रदेश राज्य की। तो इसका सही आंसर है कंगतो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है कंगतो है। कंगतो पूर्वी हिमालय में भारत व तिब्बत की सीमा पर स्थित एक 7060 मीटर लंबा पर्वत है। यह भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य का सबसे ऊंचा पहाड़ है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 93, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है स्वर्ण रेखा नदी पर। हुंडरू जलप्रपात झारखंड रांची में स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। यहाँ जल 320 फीट की ऊंचाई से गिरता है, जो राज्यों के उच्चतम जलप्रपातों में से एक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 94 है, निम्नलिखित में से क्या खाद्य और जल प्रदूषण का कारण नहीं है। तो दोस्तों इनमें से एक नहीं है, देखते हैं। आवारा जानवर द्वारा काटना, खाद्य पदार्थों का अनुचित भंडारण, कारखानों से निकला रासायनिक अपवाह
ऑप्शन डी है वातावरण में मौजूद संक्रामक जीव। तो दोस्तों कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए आवारा जानवरों द्वारा काटना, ये कोई जल प्रदूषण या खाद्य प्रदूषण से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? तो ऑप्शन ए रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन बी योकोहामा, ऑप्शन सी रांघाई चीन, ऑप्शन डी देखेंगे, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर है रियो डी जेनेरियो, ये ब्राजील जो है यह इसमें स्थित नहीं है। रियो डी जेनेरियो बंदरगाह ब्राजील में पश्चिमी तट पर एक कोब में स्थित खाड़ी में स्थित है, यानी गोनावारा खाड़ी में स्थित है, न कि प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गतिविधि को संदर्भित नहीं करता? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी धाराएं। महासागर के जल सतत एवं निर्देश दिशा वाले प्रवाह को महासागरीय धारा कहते हैं। गतिविधि को परावर्तन संदर्भित नहीं करता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है? तो इसका सही आंसर है केन बेतवा लिंक जो परियोजना है, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना एनपीपी के तहत परिकल्पित केन बेतवा लिंक परियोजना देश में कार्यान्वित होने वाली नदियों को जोड़ने वाली पहली परियोजना में से एक होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 98, उड़ीसा के किस जिले में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? तो दोस्तों उड़ीसा में कोरापुट, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है कोरापुट है। कोरापुट दक्षिणी उड़ीसा में पूर्वी घाट की पहाड़ियों में बसा हुआ है। यहाँ हरे भरे घास के मैदान, जंगल, झरने तथा तंग घाटियां आदि स्थित हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 99 है, निम्नलिखित देश में से कौन सा देश 1.8 किलोमीटर लंबे फैनी पुल से जुड़े हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है भारत और बांग्लादेश फैनी पुल से जुड़े हैं। अगली इसकी व्याख्या देखेंगे। 1.8 किलोमीटर लंबा पुल त्रिपुरा राज्य के फैनी नदी पर बना है। फैनी नदी त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच बहने वाली एक नदी है। इसमें दोनों देश भारत और बांग्लादेश जुड़े हैं। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर विश्व का कौन सा महासागर है? तो इसका सही आंसर है तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा समुद्र है और पृथ्वी की सतह पर उपस्थित पानी का लगभग 20% भाग इसमें समाहित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 101, माही और सामी नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है वड़ेश्वर उत्सव मनाया जाता है। वड़ेश्वर मेला राजस्थान का प्रसिद्ध मेला है जो सोम, माही व झाकम नदियों के पवित्र संगम पर माह शुक्ल पूर्णिमा के अवसर पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 102, ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न महासागर का हिस्सा है। तो इसका सही आंसर है हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर डी। ओमान की खाड़ी और लाल सागर हिंद महासागर का एक हिस्सा है। लाल सागर अफ्रीका एवं एशिया के बीच हिंद महासागर एक नमकीन पानी की एक खाड़ी है। अगला प्रश्न 103, निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर का है जावा गर्त। इसे सुंडा गर्त के नाम से भी जाना जाता है, जो हिंद महासागर में स्थित एक समुद्री खाई है। जावा गर्त की गहराई 8152 मीटर गहराई है इसकी। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 104, भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? तो इसका सही आंसर है पिट्टी द्वीप पर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है पिट्टी द्वीप पर। तो पिट्टी जिसे पक्षी पिट्टी भी कहते हैं, भारत के लक्षद्वीप यानी द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। एक द्वीप का छोटे आकार का द्वीप है। इस पर कई पक्षी अंडे देने के लिए आते हैं, इसलिए इसे एक पक्षी अभ्यारण्य भी कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 105, निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वतों से है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टोडा जनजाति, यानी कि टोडा जनजाति का संबंध है। टोडा जनजाति भारत में नीलगिरी पहाड़ियों दक्षिण भारत तमिलनाडु में पाई जाती है। अगला प्रश्न 106 है, भारत म्यांमार सीमा पर निम्न में से कौन सी पहाड़ी भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों की मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती है? तो इसका सही आंसर है चिन हिल्स उत्तरी पश्चिमी म्यांमार बर्मा में पहाड़ी क्षेत्र जो भारत की सीमा के साथ फैला हुआ है, जो मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को आपस में जोड़ती है, चिन हिल्स। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सॉरी दोस्तों, चोटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन इसमें सही है ऑप्शन ए, राजस्थान में स्थित है।
अरावली पर्वतमाला की सबसे सर्वोच्चतम पर्वत शिखर राजस्थान के सिरोही जिले में गुरु शिखर है, जो माउंट आबू में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 108 है, जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है, वह इनमें से किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर है लूनी नदी की सहायक नदी है जवाई बांध। जवाई नदी पर स्थित एक जलाशय है जो लूनी नदी की एक सहायक नदी है, यह राजस्थान राज्य में बना हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 109, रचना दो आव निम्न में से किन दो नदियों के बीच स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रावी और चिनाब। चिनाब नदी और रावी नदी के बीच का क्षेत्र संरचना दोआब कहलाता है। दोआब का मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 110, देश की प्राचीन झीलों में से एक लेडिया तालाब किस भारतीय शहर में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भोपाल इसका सही आंसर है। लेडिया तालाब भोपाल में मानव निर्मित एक झील है। इसके पूर्वी छोर पर भोपाल शहर बसा हुआ है, जबकि इसके दक्षिण में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 111, हसदेव और जोके नदियां भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़ राज्य में पाई जाती हैं। हसदेव और जोके नदियां भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में है। ये दोनों नदियां महानदी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न 112 है, चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, व्याख्या देखेंगे। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह करीब 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 113 है, कुलिक पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न इसमें व्याख्या देखेंगे, रायगंज वन्यजीव अभ्यारण्य को कुलिक पक्षी अभ्यारण्य के रूप में भी जाना जाता है, जो पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर जिले में रायगंज के पास स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 114, बंगाल टाइगर को वर्ष में भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था। तो दोस्तों सन 1972 में 18 नवंबर 1972 को राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था बंगाल टाइगर को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 115, निम्न में से कौन सा बांध स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है चांडिल बांध स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। यह बांध सुंदरता का एक स्थान रखता है। झारखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मलिन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्ती है? एक है। दोस्तों इसका सही आंसर है धारावी मुंबई में है। ये सबसे बड़ी झोपड़पट्टियों में से एक है, यानी धारावी का एक क्षेत्र है, मुंबई का एक क्षेत्र है, ये ऊंची बस्ती है, तो यह सबसे गंदी बस्ती मानी जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 117 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर है केरल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक केरल राज्य में 74.9 वर्ष, पुरुषों में 72 और महिलाओं में 77.8 है। अगला प्रश्न 118 है, भारत की निम्नलिखित में से किस झील को रामसर स्थल में शामिल नहीं किया गया है? तो इसका सही आंसर डल झील को शामिल नहीं किया गया है। बाकी चिल्का झील और लोकतक झील और कीतम झील ये सभी लोग रामसर साइड में शामिल हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 119 है, कबिनी नदी इनमें से किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर है कावेरी नदी की। इसमें व्याख्या देखेंगे, कबिनी नदी जिसे कपिला नदी भी कहा जाता है, यह भारत के केरल और कर्नाटक राज्य में बहने वाली एक नदी है, जो कावेरी नदी की एक सहायक नदी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 120, निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी भारत की पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है? तो इसका सही आंसर है नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है, जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। यह नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। आइए इस अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 121, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है मिजोरम राज्य में स्थित है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान भारत के मिजोरम राज्य के चंपाई जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है और म्यांमार के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगा हुआ है। अगला प्रश्न है सिरोही
राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है मणिपुर राज्य में स्थित है। सिरोही या सिरोही सिरोही राष्ट्रीय उद्यान भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसे सन 1982 में स्थापित किया गया है। कौन सी नदी पीर पंजाल पर्वतमाला के समानांतर उत्तर पश्चिमी दिशा में बहती है और किश्तवाड़ के पास की पर्वतमाला को काटती है? तो इसका सही आंसर होगा चिनाब नदी। चिनाब नदी पीर पंजाल पर्वतमाला के समानांतर उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर बहती है और किश्तवाड़ के पास पर्वतमाला को काटती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 124, निम्न में से कौन सा अपशिष्ट प्रबंधन का स्थायी तरीका नहीं है? तो दोस्तों जलाना यह एक स्थायी तरीका नहीं है। अपशिष्ट प्रबंधन को जलाना एक स्थायी तरीका नहीं है। चावल की उपज के लिए की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों किसकी आवश्यकता होती है? उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता या वर्षा? और उच्च तापमान और हल्की वर्षा या मध्यम तापमान और वर्षा या मध्यम तापमान और अत्यधिक धूप? तो इसका सही आंसर होगा उच्च तापमान। उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता और उच्च वर्षा ये सभी चावल की उपज के लिए आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 126 है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों सिमलीपाल उड़ीसा राज्य में स्थित है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है तथा यह एक हाथी अभयारण्य है। अगला प्रश्न है, गोरीचैन में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है तो कौन सी किस राज्य में है यह? तो इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। गोरीचैन पर्वत चोटी भारतीय राज्य के अरुणाचल प्रदेश में तवांग और पश्चिमी कामेंग जिलों के बीच मौजूद एक पर्वत चोटी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 128 है, सूती वस्त्र केलिको की उत्पत्ति वर्तमान किस राज्य में हुई है? किस राज्य से हुई है? तो इसका सही आंसर है केरल। ऑप्शन नंबर बी केरल इसका सही आंसर है। भारत के केरल राज्य के कालीकट बंदरगाह पर वहां से इंग्लैंड देश जाने वाले सूती वस्त्र को कैलिको कहते थे। साधारण बुनावट के सफेद सूती कपड़े को इंग्लैंड में कैलिको कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 129, आदि कैलाश पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड राज्य में स्थित है आदि कैलाश पर्वत। इसकी व्याख्या देखेंगे, आदि कैलाश पर्वत उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ने वाला स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का हिस्सा है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है भारतमाला। इसका सही आंसर है भारतमाला का हिस्सा है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता 4 प्रमुख शहरों को जोड़ने वाली स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना भारतमाला परियोजना का हिस्सा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 131, धौलागिरी में स्थित हिमालय की एक पर्वत चोटी है तो इसका सही आंसर है नेपाल में स्थित। इसमें धौलागिरी हिमालय का एक पर्वतीय पुंजक है जो नेपाल में काली गंडक नदी से आरंभ होकर 120 किलोमीटर दूर स्थित भेरी नदी तक फैला हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 132, उस सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं जहां से महासागर के तापमान में तेजी से गिरावट आती है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उसे ताप प्रवणता या थर्मोक्लाइन कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दोस्तों इसकी व्याख्या देखेंगे, महासागर के तापमान में तेजी से गिरावट आती है उसे ताप प्रवणता या थर्मोक्लाइन कहा जाता है। ऐसा अनुमान है कि जल के कुल आयतन का लगभग 90% गहरे महासागर में ताप प्रवणता के नीचे पाया जाता है। अगला प्रश्न है, नागझीरा टाइगर रिजर्व नागझीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसकी व्याख्या देखेंगे, नवेगांव नागझीरा टाइगर रिजर्व को 12 दिसंबर 2013 को भारत के 46वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया था। यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 134 है, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धाराओं की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन ए है वे एक निश्चित दिशा में बहती हैं, यह विशेषता नहीं है। या बी है वे जल की धाराएं हैं, वे लगातार समुद्र की सतह पर बहती हैं, या उनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती। तो इसका सही आंसर है ये उसकी विशेषता नहीं है, उनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती। दोस्तों उनकी एक निश्चित दिशा होती है, महासागरीय धाराओं की कोई निश्चित दिशा नहीं होती, यह कथन महासागरीय धाराओं की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 135 है, भारत में वन संरक्षण अधिनियम वर्ष में पारित किया गया था? तो दोस्तों 1980 में पारित किया गया था वन संरक्षण अधिनियम। भारत में वन संरक्षण अधिनियम सन 1980 में पारित किया गया था। इसमें वनों की कटाई को सीमित करने, जैव विविधता और वन्य जीवों को बचाने का लक्ष्य रखा गया था। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 136 है,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी एक नदी है जो तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। इस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के निकट से होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 136। बड़ी संख्या में गहरी गलियों या घाटी वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है वुडलैंड। वुडलैंड स्थलाकृति कहा जाता है इसको। इसकी व्याख्या देखेंगे। सबसे बड़ी संख्या में गहरी गलियों या घाटी वाले क्षेत्र को वेडलैंड स्थलाकृति कहा जाता है। यह एक प्रकार का सूखा भूभाग होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 138। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति चाय बागानों को नुकसान पहुंचा सकती है? तो इसका सही आंसर है 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान इसको नुकसान पहुंचाता है। चाय बागानी खेती को नुकसान 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान पहुंचा सकता है। अगला प्रश्न 139 है। भारत और बांग्लादेश के प्रमुख उत्पादक हैं। तो किसके प्रमुख उत्पादक हैं? तो इसका सही आंसर है जूट के प्रमुख उत्पादक हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, जूट। भारत और बांग्लादेश जूट के प्रमुख उत्पादक में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। जूट उत्पाद बांग्लादेश में विश्व बाजार में भारत के प्रमुख प्रतियोगी के रूप में उभरा है। अगला प्रश्न 140। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक राजस्थान में स्थित है? तो इसका सही आंसर है हवा महल। हवा महल राजस्थान में स्थित है। हवा महल भारतीय राज्य राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक राजसी महल है। इसे सन 1799 महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 141 है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। इसकी व्याख्या देखेंगे। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मैकाल पर्वत की अमरकंटक की पहाड़ियों में है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की यह सबसे बड़ी नदी है जो कि पश्चिम दिशा की ओर बहती है। विंध्याचल एवं सतपुड़ा के बीच यह एक भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। जबलपुर के पास यह धुआंधार प्रपात बनाती है। खंबात की खाड़ी में गिरने से पहले यह ज्वार नदमुख का निर्माण करती है और नर्मदा नदी 3 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होकर बहती है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 142 है। भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है, कौन सा? इसका सही आंसर है उड़ीसी झारखंड क्षेत्र भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। झारखंड का सिंहभूमि जिला तथा उड़ीसा का कोइडर जिला इस श्रेणी में आते हैं। अगर आगे देखेंगे इसमें लौह अयस्क उत्पादन में भारत का 6ठा स्थान है। सर्वाधिक लौह अयस्क भंडार वाले भारत के राज्य सबसे अधिक कर्नाटक में है, उड़ीसा, उसके बाद झारखंड। सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादन करने वाले भारत के राज्य सर्वाधिक दोस्तों इसमें ऊपर वाले में भंडार थे, इसमें उत्पादन वाले हैं। तो सबसे पहले उड़ीसा, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद झारखंड है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 143 है। भारत देश का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोवा क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य है। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार गोवा है। इसका क्षेत्रफल 3702 वर्ग किलोमीटर है लगभग। भारत की जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा राज्य सिक्किम है और गोवा जनसंख्या के अनुसार भारत का चौथा सबसे छोटा राज्य है। आगे देखेंगे, आगे इसमें अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 144 है। भारतीय रेगिस्तान पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, किसके पश्चिमी क्षेत्र में? तो इसका सही आंसर है अरावली पर्वत, अरावली की पहाड़ियों के पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। भारतीय रेगिस्तान अरावली की पहाड़ियों के पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। भारतीय रेगिस्तान मुख्यतः अधिकांश तो राजस्थान में स्थित है परंतु कुछ भाग हरियाणा, पंजाब और गुजरात राज्य में है। भारतीय रेगिस्तान को थार मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। आगे है रेगिस्तान में बहने वाली एकमात्र लूनी नदी है जो खारे पानी की नदी के रूप में जानी जाती है। नीलगिरी भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है। नीलगिरी की पहाड़ियों का कुछ हिस्सा तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में भी आता है। आगे है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। कौन सी चोटी है? डोडा बेटा यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। कैमूर की पहाड़ियाँ विंध्य पर्वत श्रेणी का पूर्वी हिस्सा है जो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के पास कलंगी से शुरू होता है। कैमूर की पहाड़ी से सोन, हंस, केन आदि मुख्यतः नदियाँ निकलती हैं। हिमाद्री की पहाड़ियाँ हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी को बृहत हिमालय, ग्रेट हिमालय, हिमाद्री आदि नामों से जाना जाता है। यह हिमालय की सर्वाधिक सतत और सबसे ऊंची श्रेणी है। हिमाद्री की औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। प्रश्न नंबर 145 है। भारत और श्रीलंका को
द्वारा विभाजित किया जाता है? किसके द्वारा विभाजित किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है पाक जलडमरू मध्य के द्वारा इसको विभाजित किया जाता है। भारत और श्रीलंका को पाक जलडमरू मध्य द्वारा विभाजित किया जाता है। यह जल संधि पूर्वोत्तर के पाक की खाड़ी को दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। बेरिंग जलडमरू मध्य जो है रूस और यूएसए को विभाजित करता है। अगला आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 146, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है। ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से होकर बहती है, भारत, तिब्बत और बांग्लादेश। कावेरी नदी पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है। यह कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्य में बहती है और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। यह पश्चिमी घाट की नासिक की पहाड़ियों में त्रिम्बकम से निकलती है। इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी कहते हैं। आगे है नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी है और यह अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 147 है, खरीफ फसलों को मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है वर्षा मौसम की शुरुआत के साथ। जो खरीफ की फसलों के लिए वर्षा मौसम का समय बहुत अच्छा होता है। खरीफ फसल की बुवाई जुलाई महीने में और कटाई अक्टूबर के महीने में की जाती है। खरीफ की फसलें होती हैं धान है, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, जूट आदि मुख्यतः फसलें हैं। रबी की फसलें हैं उत्तर भारत में अक्टूबर में बोई जाती हैं और फरवरी मार्च महीने में काटी जाती हैं। इनमें मुख्य फसलें हैं गेहूं, जौ, चना, सरसों, मसूर आदि। जायद की फसल, इस फसल की बुवाई मुख्यतः मार्च अप्रैल में की जाती है और जैसे तरबूज हैं, ककड़ी हैं, खीरा, करेला, ये सभी कैसी हैं? जायद की फसलें हैं। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 148 है, कथकली की जड़ें किस राज्य में है? कथकली की जड़ें किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर है केरल में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। कथकली केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। आंध्र प्रदेश राज्य की कुचिपुड़ी एवं शास्त्रीय नृत्य है। सॉरी दोस्तों, कुचिपुड़ी एक शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न 149, भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा संवैधानिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टिस्को जो है संवैधानिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। यह टिस्को इस्पात संयंत्र एक निजी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसका निर्माण 1907 में जमशेदपुर में जमशेद श्री टाटा जी के द्वारा हुआ था। दुर्गापुर स्टील संयंत्र एक सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है जो दुर्गापुर यानी कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसका निर्माण 1956 में ब्रिटेन के सहयोग से हुआ था। भिलाई इस्पात संयंत्र 1955 में सोवियत संघ के सहयोग से छत्तीसगढ़ के भिलाई नामक स्थान पर किया गया था। राउरकेला स्टील संयंत्र उड़ीसा राज्य में जमीन की सहयोग से यानी कि राज्य में जमीन की सहयोग से 1961 में, सॉरी दोस्तों यहाँ जमीन नहीं होगा, जर्मनी होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ होगा जर्मनी की सहयोग से 1961 में इसका निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 150, नीली क्रांति से संबंधित है। तो दोस्तों नीली क्रांति मत्स्य पाल उत्पादन से संबंधित है। मत्स्य यानी मछली उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। भारत में नीली क्रांति का जनक अरुण कृष्णन और हीरालाल चौधरी को माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 151 है, लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है वो अरब सागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो भारत के दक्षिण पश्चिम में 200 से 400 किलोमीटर दूर में स्थित एक द्वीप समूह है। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है। इस द्वीप में कुल 36 द्वीप हैं। प्रशांत महासागर एशिया और अमेरिका को अलग करता है। यह विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। बंगाल की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा समुद्र है। पृथ्वी पर उपस्थित पानी का लगभग 20% भाग इसमें समाहित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 152 है, प्रकृति में रेतीली और गुड़ में लवणीय होती है। प्रकृति में रेतीली और गुड़ में लवणीय होती है, वो कौन सी है? शुष्क मिट्टी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शुष्क मिट्टी होती है। शुष्क मिट्टी प्रायः प्रकृति में रेतीली और गुड़ में लवणीय होती है। शुष्क मिट्टी मुख्यतः राजस्थान, हरियाणा, दक्षिण पंजाब क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में गेहूं, बाजरा और मूंगफली मुख्यतः उगाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी होती है जो हिमालय की नदियों द्वारा लाई गई अपशिष्ट से बनती है।
यह दो तरह की पाई जाती हैं, एक होती है दोमट मिट्टी, एक होती है खादर मिट्टी। यह गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान में पाई जाती है। भागराल यानी लेटेराइट मिट्टी, भारत में यह मिट्टी मेघालय पर्वत, पश्चिमी एवं पूर्वी घाट के क्षेत्रों में पाई जाती है। ये मिट्टियां लौह एवं एल्यूमीनियम से समृद्ध होती हैं, परंतु इनमें नाइट्रोजन, पोटास, पोटेशियम आदि जैविक पदार्थ की कमी होती है। इसकी उर्वरता कम होती है, जिसकी वजह से इसमें काजू आदि फसलें पाई जाती हैं। काली मिट्टी का विकास महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ढक्कन वाला यानी ढक्कन लावा के अपक्षय में हुआ है। इसे स्थानीय रूप से में रंगूर मिट्टी के नाम से भी पाया जाता है, यानी रंगूर मिट्टी रूप में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 100। सॉरी दोस्तों, इसकी और व्याख्या दी हुई है यहाँ पे, इसकी और व्याख्या देखेंगे। यह मिट्टी कपास, जूट, तंबाकू आदि की खेती के लिए संयुक्त होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 153 है, निम्न में से कौन सी सिंधु नदी की उपनदी नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गंगा। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट ग्रेमायंग डूंडा ग्लेशियर से होता है। इसकी सहायक नदियों में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, भास्कर आदि नदियां हैं। झेलम नदी पीर पंजाल पर्वत में स्थित शेषनाग झील के निकट बूलर झील में मिलती है। झेलम तथा रावी नदियां पाकिस्तान में चिनाब नदी में मिल जाती हैं। आगे देखेंगे, गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी गोमुख के निकट होता है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी की सहायक नदियां हैं यमुना, सोन, घाघरा, गंडक, गोमती आदि। रावी नदी का उद्गम कागड़ा के रोहतांग दर्रे के निकट है। चिनाब नदी सिंधु की सहायक नदी है। आगे प्रश्न है, प्रश्न नंबर 154 है, जम्मू और कश्मीर के बंजारे हैं, तो दोस्तों कौन है? गुज्जर वकरवाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसमें व्याख्या देखेंगे, गुज्जर वकरवाल जम्मू कश्मीर के बंजारे हैं। भोटिया उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और तराई क्षेत्र सिक्किम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के बंजारे हैं। आगे गद्दी चरवाहे हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और चंबल जिले के बंजारे हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 155 है, कौन सी नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है? इसका सही आंसर है लूनी नदी, ऑप्शन नंबर ए, लूनी नदी। तो दोस्तों लूनी नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है। इसे भारत की लवण नदी भी कहते हैं। काली नदी का उद्गम उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में है। यह नदी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बहने वाली नदी है। गंगा नदी का उद्गम गोमुख निकट गंगोत्री महान हिमनदी में और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तीस्ता नदी का उद्गम स्थल सिक्किम राज्य में है। यह नदी सिक्किम और पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश से होकर गुजरती है। तीस्ता नदी को सिक्किम और पश्चिम बंगाल की जीवन रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 156 है, उत्तरी भारतीय मैदानों को दलदल पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है तराई के नाम से जाना जाता है। उत्तरी भारतीय मैदानों की जो दलदली पट्टी के तराई क्षेत्र कहा जाता है, यानी तराई क्षेत्र कहा जाता है इसको। यह क्षेत्र पश्चिम में यमुना नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। दोआब यानी कि दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहा जाता है। भारत में दोआब क्षेत्र गंगा और यमुना नदी के बीच के क्षेत्र को बोला जाता है। बांगर वे क्षेत्र हैं जो बाढ़ के मैदानों से हैं जो अधिक भूमि पर स्थित है। इस क्षेत्र में मिट्टी में रेत व कंकड़ पाए जाते हैं। खादर निचले क्षेत्र हैं जो एक नदी के बाढ़ क्षेत्र होते हैं, जो आमतौर पर बाढ़ग्रस्त वोगा क्षेत्र की तुलना में अपेक्षाकृत संकीर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 157 है, निम्न में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य की एक शैली नहीं है? तो दोस्तों कालबेलिया यह शास्त्रीय नृत्य की एक शैली नहीं है। इसकी व्याख्या देखेंगे। व्याख्या है, कालबेलिया राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कथक उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य शैली है और ओडिसी उड़ीसा की शास्त्रीय नृत्य शैली है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 158 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो इसका सही आंसर है कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर ए। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा 8,586 मीटर है, जो सिक्किम राज्य में स्थित है। नामचा बरवा 7,782 मीटर चीन की पर्वत चोटी है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो नेपाल देश में स्थित है। इसकी लंबाई 8,848 मीटर है। नंदा देवी दूसरी सबसे ऊंची
चोटी भारत की मानी जाती है जिसकी लंबाई 7,816 मीटर है, जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 159 है, हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर है बुग्याल। बुग्याल कहलाते हैं वो। हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में घास के जो विशाल मैदानों को बुग्याल कहते हैं, जो उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 160, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर है सियाचिन ग्लेशियर, ऑप्शन नंबर डी, सियाचिन ग्लेशियर है। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर है, जो काराकोरम रेंज में समुद्र तल से लगभग 20,000 फुट की ऊंचाई पर है। सियाचिन ग्लेशियर भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित माना जाता है। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में स्थित है। यह ग्लेशियर गंगा नदी का एक प्राथमिक स्रोत है। हिमालय में यह सबसे बड़ा ग्लेशियर है। आगे है नुब्रा ग्लेशियर, एक 3 भुजाओं वाली घाटी है जो लद्दाख घाटी के उत्तरी पूर्वी में स्थित है। अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है शिवालिक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला इसमें व्याख्या देखेंगे। शिवालिक हिमालय की सबसे बाहरी और नवीन श्रृंखला है। हिमालय को उत्तर से दक्षिण की ओर 4 भागों में बांटा गया है। मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच पाई जाने वाली घाटियों को दून या द्वार कहा जाता है, जैसे देहरादून, हरिद्वार। शिवालिक पर्वत के निचले भाग को तराई कहते हैं। इसकी ऊंचाई 850 से लेकर 1200 मीटर है। पीर पंजाल पर्वतमाला हिमालय की एक पर्वतमाला है जो भारत के हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में फैली हुई है। हिमाद्री हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी को बृहत या ग्रेट हिमाद्री आदि के नाम से जाना जाता है। हिमाद्री हिमालय की सर्वोत्तम पर्वत श्रेणी है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो दोस्तों सौर मंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। सौर मंडल की खोज कोपरनिकस ने 1543 ईस्वी में की थी। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति के सिद्धांत दिए थे। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 163 है, रबी फसलों की बुवाई काटी जाती है? तो दोस्तों अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। अक्टूबर नवंबर में रबी की फसलों की बुवाई के समय कम तापमान तथा पकते समय शुष्क और गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। रबी की फसलें सामान्यतः अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई तथा मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। रबी की फसलें जैसे गेहूं, सरसों, आलू, चना, मटर, जौ आदि ये सभी रबी की फसलें हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्र में जल प्रपात बनाती है? तो इसका सही आंसर है कावेरी नदी, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। इसकी ऊंचाई 98 मीटर है। इस पर स्थापित जल विद्युत गृह एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह है, जिसकी स्थापना 1902 में कर्नाटक में हुई थी। काली सिंध नदी भारत के मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहने वाली नदी है, जिसका उद्गम श्रृंखला विंध्याचल पर्वत है। आगे देखेंगे तुंगभद्रा यह पश्चिमी घाट के गंगामूड़ा नामक स्थान से निकलती है। यह नदी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य में बहती है। यह नदी आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी में मिल जाती है। कृष्णा नदी यह पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से निकलती है। यह दक्षिण पूर्व राज्य यानी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी के निकट गिरती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 165 है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है अन्नामुखी, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है अन्नामुखी। आगे देखेंगे इसमें व्याख्या। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुखी है, जो केरल राज्य में स्थित है। इसकी ऊंचाई लंबाई 2695 है। इसकी 2695 मीटर है। डोडा बेटा पूर्वी एवं पश्चिमी घाट के पर्वत नीलगिरी पर्वत यहाँ मिलते हैं, जिसका सर्वोच्च शिखर डोडा बेटा है। दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च शिखर है यह। उड़ीसा का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है, जिसकी ऊंचाई 1490 मीटर है। अगला प्रश्न 166 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या सबसे अधिक है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या है। तटीय ओडिशा का प्राचीन नाम क्या है? तो दोस्तों तटीय ओडिशा का प्राचीन नाम है कलिंग था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ओडिशा का प्राचीन नाम कलिंग था। प्राचीन काल में इस राज्य को मध्य काल में उड़ीसा नाम से जाना जाता था, जिसे आधिकारिक रूप से 4 नवंबर 2011 को उड़ीसा नाम से परिवर्तित कर दिया है। तो दोस्तों इसे उड़ीसा नहीं, यहाँ पर कलिंग होगा। कलिंग नाम से जाना जाता था। खानदेश महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से को जाना जाता था दोस्तों खानदेश। कामरूप असम राज्य का जिला है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 168, भारत का प्रायद्वीपीय पठार किस भूभाग का हिस्सा है?
तो दोस्तों इसका सही आंसर है गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का भूभाग है। यह राजस्थान से कुमारी अंतरियता 1700 किलोमीटर तथा गुजरात से पश्चिमी बंगाल तक फैला हुआ है। नर्मदा नदी का भ्रंशन इस प्रकार दो भागों में बांटता है, मध्यवर्ती उच्च भूमियां एवं दक्कन का पठार। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 169 है, निम्नलिखित नदियों में से किसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है गोदावरी, ऑप्शन नंबर डी। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह पश्चिम घाट की नासिक की पहाड़ियों में त्रिवेंकम गांव से निकलती है। इसे वृद्ध या बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 170 है, नागार्जुन सागर बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है कृष्णा नदी पर बनाया गया है नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। इसकी ऊंचाई 124 मीटर है, जो गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश और नालगोंडा जिले यानी तेलंगाना में स्थित है, जिसे 1966 में बनाया गया था। महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है। कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 171 है, भूमि और समुद्री हवा किस कारण से होती है? भूमि और समुद्री हवा, तो इसका सही आंसर है संवहन से, ऑप्शन नंबर बी। भूमि और समुद्री हवा संवहन प्रक्रिया के कारण होती है। सौर विकिरण की वजह से दिन में तापमान बढ़ता है और गर्मी की संवहन की वजह से होती है। अगला प्रश्न 172 है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का साक्षरता दर सबसे अधिक था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केरल राज्य का सबसे अधिक साक्षरता दर था। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। सबसे कम बिहार की है, 63.32% है। केरल में 93.9% है। मिजोरम में 91.6%, गोवा में 87.40% और कर्नाटक में है 75.60%। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 173 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूहीकरण का सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर है केन्या, इसका सदस्य नहीं है। केन्या देश ब्रिक्स समूहीकरण का देश नहीं है, और जबकि इसके देश हैं ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इंडिया और चीन इस समूह के वर्ग के सदस्य हैं। अगला प्रश्न है 174, दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है वेल्ड्स, इनको कहते हैं वेल्ड्स। वेल्ड्स दक्षिण अफ्रीका के कहा जाता है और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के, प्रेयरी उत्तरी अमेरिका के और पंपास अर्जेंटीना और उरुग्वे के कहा जाता है। अगला प्रश्न 175 है, निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भारत में पहला भौगोलिक संकेत यानी जीआई प्राप्त हुआ था? तो इसका सही आंसर है दार्जिलिंग की चाय, ऑप्शन नंबर बी। दार्जिलिंग चाय के उत्पाद को भारत में पहला भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग दिया गया था। पहली बार यह साल 2004 में दार्जिलिंग चाय को दिया गया था भौगोलिक संकेत यानी जीआई, भौगोलिक संकेतन अधिनियम, पंजीकरण और संरक्षक। यह अधिनियम 1999 के अनुसार दिया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर इसी की व्याख्या देखेंगे। भारत में जीआई रजिस्ट्री द्वारा दिया जाता है, जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आता है। भारत में दूसरा जीआई टैग अरन भुजा कन्नादि यानी हस्तशिल्प को दिया गया था, जो एक दर्पण होता है और केरल में बनाया जाता है। अगला प्रश्न 176 है, डोडा बेटा निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है? तो इसका सही आंसर है नीलगिरी पहाड़ी का। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के पर्वत नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में मिलते हैं, जिसका सर्वोच्च शिखर डोडा बेटा है। दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर 1722 मीटर आबू की पहाड़ियां हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ है, जो पंचमढ़ी के निकट महादेव पर्वत में स्थित है। अगला प्रश्न 177 है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान बनाने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अहमदाबाद पहला स्थान बनाने वाला भारतीय शहर है, जो गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न 178, भारत के किस राज्य में संगाई त्योहार मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है मणिपुर राज्य में मनाया जाता है संगाई त्योहार। संगाई त्योहार प्रतिवर्ष मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। 21 से 30 नवंबर तक मणिपुर में यह त्योहार मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश का त्योहार का नाम तवांग है, यानी अरुणाचल प्रदेश में तवांग नामक त्योहार मनाया जाता है, जो हर 26 अक्टूबर को मनाया